राम राम दोस्तों, जय एकलिंग नाथ जी की। मैं रोहित कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर सृजन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और राजस्थान इतिहास जैसा कि हम पढ़ रहे थे, तो राजस्थान इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण भाग था, मैंने पढ़ाते हुए जब पहले दिन मैंने बेसिक कक्षा जब ली थी, तो बेसिक क्लास में ये बताया था कि सबसे पहला जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों में जो पहला बिंदु है वो है उत्खनन क्षेत्र या सभ्यता स्थल। तो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में वो सब सभ्यता स्थल कंप्लीट किए थे। और उसके बाद जो दूसरा बिंदु था अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो अभिलेख आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अभिलेख क्या होता है, अभिलेख हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले हैं और किन किन स्थानों पर मिले हैं, उन सब का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, ये हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो चित्तौड़गढ़ है, जो आज का मुख्य विषय रहेगा, चित्तौड़गढ़ जिला जो आज की समय में प्रशासनिक दृष्टि से जो चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा है, उस सीमा के भीतर भीतर से कहाँ कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों की क्या विशेषता है, उनसे किन क्या क्या जानकारी प्राप्त हो पाई है, ये सब हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वागत करते हैं चित्तौड़ के लिए। तो सबसे पहले अभिलेख, जो हम अपने पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी में पढ़ रहे थे, जो दूसरे नंबर का बिंदु था अभिलेख। अभिलेख अर्थात लिखा हुआ, चाहे वो पट्टिका पे लिखा हो, चाहे वो ताम्रपत्र पे लिखा हो, चाहे किसी और वस्तु पर। तो अभिलेख के जो पार्ट है, अभिलेख के जो भाग हो सकते हैं, एक होता है शिलालेख। हम सब समझते हैं, ये मैंने पहली कक्षा में भी एक छोटा सा इंट्रो दिया था इसका। पहला होता है शिलालेख, शिला अर्थात पत्थर, और पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख। दूसरा होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब किसी भी व्यक्ति या वंश, है ना, ये दूसरा जो बिंदु है प्रशस्ति, किसी भी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है या जो लेख लिखा जाता है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। कई सारे शिलालेखों में भी प्रशस्ति लिखी जाती है, पर प्रशस्ति जरूरी नहीं कि सबकी सब शिलालेखों में लिखी जाए। प्रशस्ति कई सारी ताम्रपत्रों पर भी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो अभिलेख का पार्ट था, तीसरा जो इसका भाग है, स्तंभ लेख, जहां कॉलम्स के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा है गुहा लेख, जहां गुफाओं के अंदर या बाहर दीवारों पर लिखा जाता है। तो गुहा लेखों के प्रमाण हमारे राजस्थान में न के बराबर है, इतनी गुफाओं का कहीं सभ्यता स्थलों के तौर पर कहीं मिला नहीं है। तो गुहा लेख केवल एक अभिलेख के पार्ट के तौर पर है। बाकी ये दो शिलालेख और प्रशस्तियां हमारे राजस्थान में, हमारे सभ्यता स्थलों में जहां कहीं से प्राप्त हुई है, उनका अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये तो एक इंट्रो हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज, मेवाड़ के अभिलेख। जब हम इस विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं भी ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया जाता, ये वर्गीकरण नहीं किया जाता कि हम अभिलेखों को किस तरह याद करें या किस तरह पढ़ा जाए उनको। एक्चुअली जो जो महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, उन सबको सीधा एक एक करके पढ़ा दिया जाता है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, आपको याद रखने के और आपको बिल्कुल साधारणतया व्यवहारिक होकर ये बात समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। सबसे पहले मेवाड़ के अभिलेख। एक तरह से जितने भी अभिलेख मिले हैं, चाहे बेराठ में भाबरू का अभिलेख मिला हो, चाहे और भी किसी अजमेर में मिले हैं, और भी डूंगरपुर में मिले हैं, जयपुर की तरफ जहां भी अभिलेख मिले हैं, भाई शिला पट्टिकाएं तो हर जगह मिली हुई है, कई सारी जगह मिली हुई है। तो उन सब का वर्गीकरण करना है। सबसे पहले हमें याद रखने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। तो मैंने हमारे यहाँ से जो महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं, पूरे राजस्थान से जो महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनमें एक रीजन जैसे ढूंढा है, मेवाड़ रीजन, है ना, सिंपली है मेवाड़ रीजन। जो मेवाड़ है, मेवाड़ का नाम हम सब जानते हैं। भाई मेवाड़ की महिमा कौन नहीं जानता। मेवाड़ की महिमा पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी घूमें, हम जिन बड़े शहरों में जाएंगे, लगभग एक वीर की प्रतिमा वहां दिख जाएगी हमको। और आप सब जानते हैं, घोड़े पर बैठे हुए, भाला हाथ में लिए, उस वीर की प्रतिमा, वो वीर कहाँ के थे, मेवाड़ के। और वो वीर कौन है बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। ऐसे वीरों का जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके लिए दो लाइनें हैं, दो पंक्तियां हैं जो मेवाड़ के ही राजकवि ने लिखी है कि भाग हुई न भड़ मिले, न तपस्या रे ताप, अणगिण माँ जीवत जड़े, जद जन्मे प्रताप। मतलब कितनी ही सारी पद्मावतियों का, कितनी सारी पद्मिनी माताओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा होते हैं। तो कहा गया है, भाग हुई न भड़ मिले, न तपस्या रे ताप, अणगिण माँ जीवत जड़े, जद जन्मे प्रताप। तो सबसे पहले हम जब ये अभिलेख शुरू कर रहे हैं दोस्तों, निश्चिंत हो जाइए, सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान का नाम लेते ही लोगों के मन में जो चित्तौड़ उदयपुर आता है, जो मेवाड़ आता है, हम सबसे पहले उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो मेवाड़ से प्राप्त अभिलेख हैं, कुल महत्वपूर्ण अभिलेख हैं,
वो कुल मिलाकर 17 है। याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूं, कुल मिलाकर 17 है। और जैसा कि बेसिकली हम व्यवहारिक तौर पर देखें, मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है, मैंने पहले की एक कक्षा में भी बताया है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला जो है, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। हम सामान्य बेसिक दृष्टि से जब भी मेवाड़ का नाम आता है तो हम इन चारों जिलों को एज्यूम कर सकते हैं। इन चारों जिलों में मिलाकर इनकी जो अभी प्रशासनिक दृष्टि से ये जिले हैं, इनकी सीमाएं हैं, वो सीमाएं मेवाड़ राज्य कभी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जिले हैं, कुल मिलाकर अभिलेख प्राप्त हुए 17। थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने आपको इसमें बाइफर्केशन किया है, इसका क्लासिफिकेशन किया है कि भाई RJ27, मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ, RJ27 हम अपनी बाइक के पीछे देखते हैं, मोटरसाइकिल लेके जब मोटरसाइकिल या कार या हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स के पीछे जब देखते हैं तो RJ27 लिखा होता है। वो क्या है आप जानते हैं? 27 मतलब उदयपुर। नहीं जानते तो याद कर लीजिए, एक बेसिक नॉलेज है और आपके याद करने की दृष्टि से थोड़ा सीधा हो जाता है, इसलिए मैंने बताया है RJ27। यानी कि उदयपुर में कुल कितने अभिलेख मिले हैं? 7 अभिलेख। ये कुल अभिलेख नहीं है, महत्वपूर्ण अभिलेख है। हो सकता है और भी कहीं हो, पर हम जो अपने हमारे आरपीएससी के पैटर्न में, हम अपनी आरपीएससी की जो परीक्षाएं आयोजित होती है, राजस्थान स्तर की जो परीक्षाएं आयोजित होती है, उनमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनमें उदयपुर के 7 है, RJ09 चित्तौड़गढ़ के हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर लें, गाड़ी के पीछे नंबर लिखे होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। चित्तौड़गढ़ के 6 है, RJ06 भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और RJ30 राजसमंद के हैं, यहां से भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर 17 अभिलेख है। और आज हम जिनका अध्ययन करेंगे वो है RJ09 के अभिलेख। RJ09 मतलब चित्तौड़ के अभिलेख। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ में कुल 6 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आज की कक्षा में सिर्फ हमें इतना सा एक याद रखना है, एक टर्म याद रखनी है, कुल 6 अभिलेख हैं। 6 अभिलेखों में से चित्तौड़ का नाम हम सब जानते हैं, किस लिए फेमस है? चित्तौड़ दुर्ग के कारण। और किस लिए फेमस है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर है वहां पर। और किस लिए फेमस है? सैनिक स्कूल है वहां पर। और किस लिए फेमस है? सीमेंट प्लांट्स कई सारे हैं पूरे चित्तौड़ जिले में, है ना। जो बेसिक चीजें हैं वहां की, कई सारे सीमेंट प्लांट वहां है, लाइमस्टोन की माइंस है कई सारी, है ना। तो चित्तौड़गढ़ जिले में कुल मिलाकर सभ्यता स्थल तो जितने भी मिले हैं छोटे मोटे, पर प्रशस्तियां या अभिलेख कितने मिले हैं? प्रशस्तियां या अभिलेख कितने मिले हैं? तो अभिलेख कुल 6 मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब उन 6 का भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में सबसे फेमस जो है, जिसका नाम लेते ही, चित्तौड़गढ़ का नाम लेते ही सबके दिमाग में जो आता है वो आता है किला, जो दुर्ग, फोर्ट जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर 3 प्रशस्तियां मिली हैं, 3 अभिलेख मिले हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नीचे चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में 3 और शिलालेख मिले हैं, 3 और अभिलेख प्रशस्तियां मिली हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर कर लो, देखो मैंने लिख रखा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 प्रशस्तियां मिली है, या अभिलेख कहो, अभिलेख के अंदर सब आ जाएंगे। तो 3 अभिलेख मिले हैं, कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ और समिदेश्वर। याद रखिए, ये कीर्ति स्तंभ वही कीर्ति स्तंभ है जिसे हम विजय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, एक बार बता देता हूं, चित्तौड़ जिले के अंदर, मतलब चित्तौड़ जिले की सीमा में, चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर नहीं, चित्तौड़ जिले की सीमा में 3 प्रशस्तियां या अभिलेख हैं, घोसुंडी, मानमोरी और नगरी। इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, गांवों के नाम, इनकी स्थितियां जो है वो गांवों के नाम के आधार पर ही है, मानमोरी के अलावा। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार सिंपलीफिकेशन कर देता हूं। चित्तौड़गढ़ में जो 3 मिले हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक्चुअली हम जब बेसिक हम चित्तौड़ के ही हैं या भीलवाड़ा या मेवाड़ रीजन के हैं, तो हम कीर्ति स्तंभ नाम लेते ही चित्तौड़ के किले की जो पीछे की तरफ है, पूर्व दिशा में जो कीर्ति स्तंभ बना है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। एक बार फिर क्लियर कर लेना, कीर्ति स्तंभ वो जैन कीर्ति स्तंभ है, और हमारे इतिहासकारों ने जिसे कीर्ति स्तंभ नाम दिया है वो विजय स्तंभ है। जो चित्तौड़ का किला हम सब हमारे राजस्थान के लोगों में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, जो चित्तौड़ का किला है, किले के ऊपर जो स्तंभ बना है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से वही है, और वो विजय स्तंभ है। उसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है तो विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 किले हैं, किले के ऊपर 2 बड़े बड़े से गुंबद जैसे दिखेंगे आपको, तो वो एकदम से अंतर ध्यान पड़ेगा, ज्यादा ही कलात्मक जो नजर आएगा वो जैन कीर्ति स्तंभ है। थोड़ा सा हाइट में छोटा है और उसके अंदर नहीं जाया जा सकता, एक तरह से वो जैन कीर्ति स्तंभ है। तो मैं आपको इसके लिए अभी बताऊंगा एक बार जब चित्तौड़ दुर्ग की पढ़ाऊंगा। और तीसरा है समिदेश्वर प्रशस्ति, वहां एक मंदिर है किले के ऊपर ही, उस किले में मंदिर में जो प्रशस्ति लगी है वो प्रशस्ति यानी पट्टी का जो लगी है वो समिदेश्वर प्रशस्ति है। ठीक है दोस्तों, ये हम आज का बेसिक जो पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो,
एक टर्म आती है एपियोग्राफी। एपियोग्राफी याद रख लेना, एपियोग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा याद रखने की चीज है। एपियोग्राफी कहा जाता है अभिलेखों का अध्ययन। जैसे टर्म्स आती है ना, सेरीकल्चर मतलब कीट पतंगों, जो रेशम की कीट पतंग होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही एपियोग्राफी जो है उसका मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। इनका जो अध्ययन करेगा, इनकी जो रीडिंग करेगा, वो शब्द कहलाएगा, उसके लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी एपियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, अभिलेख या शिलालेख सबसे पहले लिखवाना किसने शुरू किया, हमारे यहाँ से क्या प्रमाण मिलते हैं, तो हम सब जानते हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, मौर्य साम्राज्य जब था, उसके जो राजा थे अशोक, उन्होंने पहली बार शिलालेख लिखवाना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अभिलेख। अब हम सीधा अपने मूल विषय पर आते हैं, और जो पहला बिंदु है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक सामान्य सा है, मतलब धरती से उठा हुआ एक मेसा का पठार है। हम राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये दुर्ग है, मान लो नीचे पूरा चित्तौड़ शहर है, चित्तौड़गढ़ शहर, ठीक है। या शहर एक्चुअली दुर्ग के पश्चिम दिशा की तरफ, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। इसका स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। यहां से कोटा हाईवे है, इधर कोटा हाईवे है, और इधर दूसरा जो नीमच की तरफ जाते हैं वो रोड है, इधर उदयपुर जाने वाली सड़क है। ये सब बातें अलग है। तो आप यहां से एक चीज समझिए कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में के ऊपर जो है वो 3 शिलालेख या अभिलेख प्रशस्तियां मिली हुई है। अभी बताया था, पहला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हम जब चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर करते हैं, यहां से ऐसा ही रास्ता है अंदर, और जब एंटर होते हैं तो 7 दरवाजे आते हैं, हम सबको पता है। 7 दरवाजों के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग शुरू होता है। रामपोल उसका, रामपोल के वहां से रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है, और उसके बाद 2 और दरवाजे आते हैं। और विजय स्तंभ, यहां पर एक रिंग रोड बनी है इसके अंदर। रिंग रोड मतलब इस किले के चारों तरफ बिल्कुल बकायदा पक्की रोड है, आप इसमें जाके देखेंगे तो मिलेगा। तो इस जगह पर है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। याद रखेंगे आप, विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कह सकते हैं। यानी कि हम चित्तौड़गढ़ शहर में खड़े होकर देखेंगे, चित्तौड़गढ़ शहर से में खड़े होकर देखेंगे तो कौन सा किला नजर आएगा, विजय स्तंभ, जो दुर्ग नजर आएगा, जो हमारे सब जगह फोटो में जिसका यूज में लिया जाता है, राजस्थान की अधिकतर जब इंट्रो दिया जाता है तब वो होता है विजय स्तंभ, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही नजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से जब घूमते जाते हैं तो पीछे की तरफ यहां है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ पीछे की तरफ है, जब कोटा वाले हाईवे से निकलते हैं तो पीछे की तरफ से दिखता है। और उससे पहले ये विजय स्तंभ जो है, इससे पहले यहां पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में संविदेश्वर जो प्रशस्ति है वो इस मंदिर में है। ये जो पूरी चित्तौड़ किला जो है, इसकी परिधि जो है, इसकी सर्क्यूमस्टेंसेस जो है वो कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति बता रहा हूं मैं, चित्तौड़ शहर से खड़े होने पर कौन सा दुर्ग नजर आएगा, कौन सा स्तंभ नजर आएगा, विजय स्तंभ नजर आएगा। जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में काम में लेंगे तो विजय स्तंभ नजर आएगा। कीर्ति स्तंभ उसके पूर्व दिशा की तरफ अर्थात पीछे की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, है ना। हम सब जानते हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। डाल लीजिए टॉपिक, आप भी सब नोट कर लीजिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके अन्य नाम क्या क्या है, अभी मैंने बोले थे उससे पहले भी। देखो, कीर्ति स्तंभ मतलब पूरा किला, उसका अध्ययन हम स्थापत्य कलाओं में पढ़ेंगे, और जब महाराणा कुंभा पढ़ाया जाएगा तब भी पढ़ा जाएगा। मुझे सिर्फ इस प्रशस्ति से लेना देना है। तो एक छोटा सा इंट्रो में कीर्ति स्तंभ के लिए दे दूंगा, और फिर प्रशस्ति की विशेषताएं बताऊंगा कि प्रशस्ति में क्या अंकित है, क्या लिखी गई, किसने पढ़ा, क्या किया। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य नाम क्या है कीर्ति स्तंभ के, विजय स्तंभ, और क्या है, विष्णु स्तंभ। आगे समझ में दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या क्या नाम है, विजय स्तंभ और विष्णु स्तंभ। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, महाराणा
कुंभा। ये प्रशस्ति के समय भी यही थे, लेकिन प्रशस्ति के रचयिता कोई और होंगे, है ना। प्रशस्ति तो किसी और ने खोद दी है, अब खोदने तो राणा कुंभा खुद नहीं बैठे। इस किले का निर्माण उन्होंने करवाया है, कीर्ति स्तंभ का, और ये प्रशस्ति भी उन्होंने खुदवाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कीर्ति स्तंभ, इसके निर्माता कौन है? राणा कुंभा। और भाषा, जो ये प्रशस्ति मिली है, इसमें भाषा कौन सी है? तो इसमें भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत, ये याद रखना है। और अब इसके लेखक, इस प्रशस्ति के लेखक है ना, प्रशस्ति के लेखक, प्रशस्ति के जो लेखक है वो कौन से हैं, कौन कौन है, ये नाम याद रखने पड़ेंगे हमको, बहुत सिंपल है। भट्ट, भट्ट नाम कॉमन होता है, भट्ट ब्राह्मण जो होते हैं। भट्ट जो है, अत्रि भट्ट ने शुरू किया था इस प्रशस्ति को लिखना, और जब ये लिख रहे थे तभी इनका देहांत हो गया, तो इनके पुत्र महेश भट्ट ने इस प्रशस्ति का लेखन पूरा किया। याद रखना, देखो हम कि कोई भी प्रशस्ति पढ़ते हैं तो एक मोटा मोटा किसने लिखा है ये थोड़ा सा होता है, उसमें भाषा कौन सी है, ये बेसिक चीजें हैं। तो हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, अन्य नाम है विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ। बनवाया किसने था विजय कीर्ति स्तंभ? महाराणा कुंभा ने, मालवा और गुजरात की जब विजय की थी। भाषा क्या है उस प्रशस्ति में? संस्कृत। और प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि भट्ट ने शुरू किया था, और महेश भट्ट जो है उन्होंने कंप्लीट किया है इस प्रशस्ति को लेखन कार्य। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रशस्ति की विशेषताएं लिखते हैं। विशेषताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रशस्ति में आखिर लिखा क्या गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रशस्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश की जानकारी। एक सिंपल है ना, राजा गुहादित्य से लेकर राणा कुंभा तक का उल्लेख। देखो दोस्तों, ये दो टर्म है, बिल्कुल सिंपल है। चूंकि मेवाड़ का अध्ययन पढ़ रहे हैं, चूंकि हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ का उल्लेख है। मेवाड़ में 2 वंश हैं। अभी आएंगे जब हम मेवाड़ का इतिहास भी पढ़ेंगे तो 2 वंश एक ही वंश है, उसका नाम है, एक गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की जानकारी है। दूसरा, देखो कीर्ति स्तंभ की रचना किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। तो एक सिंपल सी बात है, गुहादित्य या गुहिल नाम के जो राजा थे, वहां से लेकर कुंभा तक का वर्णन इस प्रशस्ति में मिलेगा। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, राणा कुंभा को जो उपाधियां मिली थी वो भी इसमें उल्लेखित है। राणा कुंभा की उपाधियां, राणा कुंभा की जो उपाधियां हैं वो भी इसमें वर्णित है। कौन कौन सी? हाल गुरु, राणा रासो, अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य, शैल गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, राजगुरु और हिंदू सुल्तान, मतलब हिंदुओं के राजा, है ना, ऐसा एक शब्द आया है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, इन उपाधियों का उल्लेख है। ये उपाधियां जब हम राणा कुंभा पढ़ेंगे तब अलग से इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। कोई सी उपाधि इनकी संगीत कला के कारण है, कोई सी इन्होंने किले विजय फतेह किए इनके कारण है, कोई सा हिंदुओं के सबसे महान शासक के रूप में इनको बताया गया है, तो ये उपाधियां उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, 3 विशेषताएं तो ये हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। 3 विशेषताएं तो हो गई हमारी ये, और उसके आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं राणा कुंभा की। 3 का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार ले लें। ठीक है, अब चौथी विशेषता पे आते हैं सीधा, कि चौथी क्या विशेषता है? राणा कुंभा की विजयों का उल्लेख। कौन कौन सी? मालवा और गुजरात। खिलजी शासक थे वहां पर, और इन्होंने वहां जो विजय प्राप्त की है, कीर्ति स्तंभ भी उसी के
विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो ये दो जो उल्लेख है ये भी यहां है। पांचवा जो है इसकी विशेषता, राणा कुंभा की पुस्तकें, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी है। ठीक है दोस्तों, संगीत राज, इन सब का उल्लेख है उसमें, इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। और जब हम राणा सांगा पढ़ेंगे तब भी ये सब चीजें आएगी। संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, चंडी शतक, और गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी। इन सब का उल्लेख किसमें है, हमारी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उनमें भी उल्लेख है। अगला जो बिंदु है उसमें दो बिंदु और है 5 के बाद। अभी 5 विशेषताएं हो गई, छठी विशेषता देखते हैं। देखो छठी विशेषता के अंतर्गत इसमें यह है कि महाराणा कुंभा मंडोर जो है जोधपुर में है, अभी हम सब जानते हैं। मंडोर जो है, मंडोर का नाम था मांडेपुर। मांडेपुर से भैरव की मूर्ति चित्तौड़ दुर्ग पर लाए थे। चित्तौड़ दुर्ग पर लाए थे। देखो दोस्तों, जो 7 दरवाजे हैं उनमें से एक है जो पहली है, वो है पाडल पोल। तो पाडल पोल के बाद हनुमान पोल है। ऐसे जितनी भी पोलें हैं उनमें एक भैरव पोल भी है। और ऐसा है कि वहां पर इसी भैरव की मूर्ति, भैरव पोल जहाँ है उसके पास में कल्लाजी राठौड़ की भी, जो हम कल्लाजी राठौड़ का नाम सुनते हैं, कल्लाजी राठौड़ का भी मंदिर वहीं है। और भैरव जी की मूर्ति जो लाए थे उनका मंदिर भी वहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक उल्लेख जो है जो आपको किसी और प्रशस्ति से भी जोड़ेगा, वो है कि कुंभा ने कुंभा स्वामी मंदिर, मतलब भगवान विष्णु को समर्पित कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़ दुर्ग एवं कुंभलगढ़ दुर्ग में बनवाया। बनवाए थे। 2 मंदिर बनवाए ना, एक मंदिर तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे है और एक मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग पे। तो जब हम कुंभलगढ़ की वहां वाली प्रशस्ति जब पढ़ेंगे तो उस प्रशस्ति में भी इस वाले दुर्ग का उल्लेख आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली थी हमारी, पहली जो हमारी प्रशस्ति थी इंपॉर्टेंट है, ये थी अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसका नाम विजय स्तंभ भी है, विष्णु स्तंभ भी है। अब जो अगला बिंदु है जैन कीर्ति स्तंभ, याद कर लिया आप, एक बार फिर नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और इसकी जो ये विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला बिंदु लेते हैं अपन। अगली जो प्रशस्ति है वो है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना। वही मैंने बताया था भी, किले के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो जैन कीर्ति नाम से ही स्पष्ट है, किसी जैन भिक्षुक ने बनवाया होगा या किसी जैन श्रावक ने बनवाया होगा। तो इसकी स्थिति क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये तो सिंपल है, हम सबको मैंने अभी समझाया है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये एक 7 मंजिला इमारत है, यह एक 7 मंजिला इमारत है। इसकी विशेषताएं ये छोटी छोटी सी हैं। अब बाकी जो 2 नीचे वाली जो भी तीनों भी जो भी चित्तौड़ शहर की जो प्रशस्तियां आएगी वो भी छोटी छोटी सी है। 7 मंजिला इमारत है, ठीक है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ जैन प्रथम तीर्थंकर है को समर्पित है। और झिझाक नामक एक जैन संत ने इसका निर्माण करवाया था, झिझाक ने निर्माण करवाया। राणा हमीर सिसोदिया का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। एक बार फिर दोहरा लो, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु है ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति
वही किले के पूर्व दिशा की तरफ है, स्थिति चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, 7 मंजिला इमारत है, विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला इमारत है। और ये जैसा कि पता चल रहा है जैन कीर्ति स्तंभ है, मतलब जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ को समर्पित है, बनवाया झिझाग नामक एक जो जैन संत थे उन्होंने बनवाया है। और राणा हमीर सिसोदिया जो मेवाड़ राजवंश के एक अच्छे वीर प्रतापी शासक हुए उनका इसमें उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जल्दी से ले सकते हैं। अब मैं दुर्ग के ऊपर की जो तीसरी प्रशस्ति है, दुर्ग के ऊपर की जो तीसरी प्रशस्ति है उसका अपन उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, संमिधेश्वर प्रशस्ति। संमिधेश्वर प्रशस्ति, देखो मित्रों नाम से ही पता चल रहा है, विजय स्तंभ की तरफ हम जब जाते हैं चित्तौड़ के किले से, तो विजय स्तंभ की तरफ जाते हुए जब जाते हैं तो पहले ही एक मंदिर आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है, और जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है या उसी का नाम संमिधेश्वर महादेव मंदिर भी है, तो एक शंकर भगवान का मंदिर है। और वो मंदिर सबसे पहले एक मंदिर है ठीक है दोस्तों, ये एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है, यहां मैं बता देता हूं, सबसे पहले परमार शासक भोज ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? परमार शासक भोज ने इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर इस नाम से। फिर कई सारे आक्रांत आए थे, कई सारी परेशानियां आई, तो इस मंदिर का थोड़ा क्षत विक्षत हो गया था। तो इसका जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम रख दिया था संमिधेश्वर मंदिर, या इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। और मोकल कौन थे? महाराणा मोकल, राणा कुंभा के पिताजी। तो ये जो उल्लेख है, ये जो मंदिर है और ये जो उल्लेख है, ये उल्लेख किसमें मिलता है हमें? इस मंदिर के यहाँ पर एक पट्टिका लगी है ना, एक प्रशस्ति लगी है। हम जैसे नए मंदिर बनाते हैं तो अभी बनाते हैं ना, इस मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, ऐसे जो पट्टिका है उस पर लिखा है, उस पट्टिका को कहा गया संमिधेश्वर प्रशस्ति। और इसमें 75 श्लोक है, भाषा इसकी संस्कृत है। और इसमें कितने श्लोक है दोस्तों? 75 श्लोक है। ये हमारी तीसरी प्रशस्ति, बिल्कुल सिंपल है। एक मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, परमार शासक भोज ने बनवाया था और उसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा मोकल ने। उसका नाम रख दिया संमिधेश्वर मंदिर, इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर पर एक पट्टिका जो लगी है उसे कहा जाता है संमिधेश्वर प्रशस्ति, और उसकी भाषा संस्कृत है और उसके श्लोक 75 है। 75 श्लोकों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे चित्तौड़ दुर्ग के तीनों, दुर्ग के ऊपर के तीनों ही जो हमारी प्रशस्तियां या शिलालेख अभिलेख जिनको कहेंगे, वो दुर्ग के ऊपर के तीनों हो गए हैं। अब हम आते हैं चित्तौड़ शहर में या चित्तौड़ जो जिला है उसमें कहां कहां अभिलेख है। 3 अभिलेख और हैं, बहुत ही छोटे छोटे से बिंदु है, हम एक बार अध्ययन करेंगे उनका। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं चित्तौड़, जब शहर या चित्तौड़ जिले की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गोसुंडी का शिलालेख। देखिए ऊपर तो क्या प्रशस्तियां आई थी किले के ऊपर, तो भाई जिसने जिसका निर्माण करवाया उस वंश की प्रशंसा गान में किया हुआ था। गोसुंडी का शिलालेख, यहां एक शिलालेख मिला है। शिलालेख क्या है? एक मंदिर है ना, इसकी स्थिति देख लो। एक मंदिर है और उस मंदिर के वहां पर भी जो एक मंदिर की वहां पट्टिका लगी, उस पर जो अंकित है, जो भी बातें अंकित है वो सब बातें यहां इस शिलालेख में मिली है। तो पहला तो है गोसुंडी गांव, स्थिति क्या इसकी? गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़। जो भी इस रीजन को जानते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मेवाड़, राजसमंद को, हम सब गोसुंडी को गोसुंडा से जोड़ लेते हैं।
देखिए दोस्तों, गोसुंडा अलग गांव है और गोसुंडी अलग गांव है, और गोसुंडी जो गांव है वो कोटा हाईवे की तरफ है, चित्तौड़गढ़ किले के पीछे की तरफ है। गोसुंडा जो गांव है उदयपुर रोड पर गोसुंडा डैम जो है, जिसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसका रख रखाव करता है, तो वो गोसुंडा डैम वाला जो गोसुंडा है वो अलग है। ये गोसुंडी गांव है जो पीछे कोटा रोड पर है। तो गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ इसकी स्थिति है, ठीक है। इसकी भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है। और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में आती है? जैसे हिंदी देवनागरी में आती है, वैसे संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में आती है? ब्राह्मी लिपि में। ये हमें एक कॉमन सेंस से याद रखना ही चाहिए। यहां एक मंदिर है, ना, यहां एक मंदिर है, वैष्णव मंदिर इसे कहा जाता है, वैष्णव मंदिर, ठीक है। इस मंदिर के यहां पर ये पट्टिका मिली है, और इस पट्टिका पर जो शिलालेख है, इस पट्टिका को ये जो शिलालेख है, इसे गोसुंडी का शिलालेख कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? यहां लिखते हैं, खोज कविराज श्यामल दास। देखिए नाम याद कर लीजिएगा आप, कविराज श्यामल दास वीर विनोद नामक एक जो पुस्तक है उसके रचयिता है कविराज श्यामल दास। और यहां इस शिलालेख को पढ़ा किसने है ना, या शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है ना, पाठक। इसके पाठक कौन है शिलालेख के? तो उनका नाम है D.R. भंडारकर। लिखा है किसने है, खोज किसने की है? कविराज श्यामल दास ने खोज की है। और पाठक इसके सबसे पहले पढ़ा किसने इसे? तो D.R. भंडारकर जी ने पढ़ा है। और ये लगभग 200 BC की है। इसका जो समय काल है इस प्रशस्ति का, इस मंदिर का, 200 BC, मतलब ईसा पूर्व 2री शताब्दी। तब ये उस समय की ये शिलालेख है, ये प्रशस्ति है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात है, राज्य में, अपने राज्य राजस्थान राज्य में सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर, ये जो मंदिर है, मैंने लिखाया था ये वैष्णव मंदिर है। ये जो मंदिर है, जितने अभिलेख या जितने मंदिर या जितने सभ्यता स्थलों से कोई मंदिर जैसा कुछ प्राप्त हुआ है, तो उनमें सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर यहां है। ये ऐसा पता चलता है 200 BC से पुराना कोई सा वैष्णव मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये याद रखने का बेसिकली बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पुराना वैष्णव मंदिर कहां से मिला है? गोसुंडी गांव से। और ये सब जानकारी किसमें है? गोसुंडी के शिलालेख में, ठीक है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है प्राचीनतम वैष्णव भागवत संप्रदाय का उल्लेख। प्राचीनतम वैष्णव भागवत संप्रदाय का उल्लेख कहां मिला है? गोसुंडी के शिलालेख में पता चला है कि सबसे पहले भागवत या वैष्णव समाज की कहीं व्याख्या अगर कहीं है तो वो कहां है? गोसुंडी के शिलालेख में, ठीक है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, यहां के राजवंशों ने अश्वमेध यज्ञ पहले कभी कराया होगा, का उल्लेख, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर है गोसुंडी का शिलालेख। इसके बाद दो छोटे छोटे शिलालेख और हैं। गोसुंडी के शिलालेख में एक बार फिर देख लो, तब तक मैं इधर साइड में हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में है, भाषा संस्कृत में है, समय इसका 200 ईसा पूर्व है। और इसकी खोज की थी कविराज श्यामल दास ने, जो वीर विनोद के रचयिता है। पढ़ा था D.R. भंडारकर ने। सबसे पुराना वैष्णव मंदिर है राजस्थान में। वैष्णव भागवत संप्रदाय जब हुआ है, इसका उल्लेख सबसे पहले यही मिलता है। और राजवंशों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ऐसा उल्लेख यहां मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगले अभी शिलालेख पे आते हैं अपन। मानमोरी का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। मानमोरी का शिलालेख इसलिए क्योंकि हमारे राजस्थान के हम जितना भी इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का जितना भी इतिहास पढ़ेंगे, तो वो सब किस पुस्तक को आधारित मान के लिखा जाता है? अधिकतर वो लिखा जाता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने जो किताब लिखी है, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ राजस्थान या एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, तो उनका संबंध है इस मानमोरी के शिलालेख से। मानमोरी की स्थिति बता देता हूं मैं, चित्तौड़गढ़ जिले में है। स्थिति बताएंगे एक तो, है ना। तो स्थिति है इसकी मानसरोवर झील के निकट। अब जो चित्तौड़ में रहते हैं,
या जो चित्तौड़ के आसपास के हैं वो कहेंगे भाई चित्तौड़ में मानसरोवर झील है कहाँ? अभी नहीं है, कालांतर में वहां एक झील हुआ करती थी जहां अभी रिठोला टोल नाका था थोड़े समय पहले हाईवे के ऊपर, भीलवाड़ा से वाया चित्तौड़ उदयपुर जब जाते हैं तो रिठोला टोल नाका जो आता है वो जो स्थिति है वहां जो है वहां मानसरोवर झील थी और वहां से ये शिलालेख मानमोरी का शिलालेख प्राप्त हुआ है मानसरोवर झील के पास या उसकी पाल पर। ठीक है दोस्तों, और ये मानमोरी जो है ये किस समय का हो रहा होगा ये शिलालेख? तो ये मौर्य काल का है। कब का है? मौर्य काल का है। ठीक है दोस्तों, और मौर्य काल में भी महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का उल्लेख मिला है। ठीक है, और लास्ट और अंतिम बात जो इस शिलालेख की सबसे स्पेशल है, कर्नल जेम्स टोड से जो रिलेशन है। कर्नल जेम्स टोड इस शिलालेख को उठा के लंदन ले जा रहे थे, शिप में जा रहे थे, जहाज में जा रहे थे, तो उनको ये भारी लगा उनके सामानों में, तो इन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया। हो सकता है ये किंवदंती हो, कहते हैं कई सारे इतिहासकार कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा लिखा गया है उन्होंने अपनी एनल्स एंड एंटिक्विटीज में भी बताया है, उसके अनुसार ये मानमोरी का शिलालेख वो ले जा रहे थे और उसमें जब वो अधिक वजनी होने के कारण उन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया। तो यहाँ ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने बताया आपको कि भाई ये संबंधित कैसे हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने ब्रिटेन जाते समय ना, ब्रिटेन ही लिखेंगे, ब्रिटेन जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया था। हो सकता है इसमें कुछ और अच्छी बातें लिखी हो, कुछ और ऐसी बातें लिखी हो जो हम सबके गर्व करने लायक हो, हम सबके छाती चौड़ी करती हो, या इतिहास ऐसा थोड़ा सा जो कुछ उलट पुलट लिखा गया हो, कुछ अच्छी सी बात लिखी गई हो जो कर्नल जेम्स टोड को पसंद नहीं आई, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उनको पसंद नहीं आ रही हो सकता है ऐसा भी, तो उन्होंने इसको कहाँ फेंक दिया है? समुद्र के अंदर फेंक दिया था। अब हम अंतिम पढ़ते हैं, चित्तौड़ जो जिला है उसका जो अंतिम अभिलेख है उसका अध्ययन करते हैं, नगरी का अभिलेख। नगरी सभ्यता भी है चित्तौड़गढ़ की, हमने ध्यान दिया था, जहां मैंने गोसुंडू की स्थिति बताई है, गोसुंडी की उसी कोटा रोड पर ही नगरी नामक एक गांव है। ठीक है, नगरी बहुत पुराना गांव है, महाजनपद काल के समय भी कहा जाता है। मध्यमिका, और ये जो मध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था उसकी राजधानी नगरी थी, केंद्र नगरी था। ठीक है दोस्तों, तो मध्यम जो स्थिति है वो है नगरी गांव, अभी भी है, आप कभी जाइए, बहुत अच्छा पुराना सा गांव है नगरी गांव चित्तौड़गढ़। वही किले के पीछे की तरफ कोटा हाईवे पर जब निकलते हैं तो नगरी गांव आता है, स्थिति है इसकी नगरी गांव चित्तौड़गढ़। इसका समय लगभग माना गया है 200 से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से भी 200 से 1500 साल पहले ये रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो नगरी का शिलालेख है इसमें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, ये नगरी का जो शिलालेख है, और ये वर्तमान में कहाँ है? अजमेर संग्रहालय में है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा नगरी का शिलालेख। जो नगरी का शिलालेख है वो है नगरी गांव चित्तौड़गढ़ में, समय इसका 200 से 1500 ईसा पूर्व है। एक ही इंपॉर्टेंट बिंदु, इसकी विशेषता क्या है? जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, और वर्तमान में ये अजमेर में जो हमारा संग्रहालय है भारत सरकार का उसमें संरक्षित है, शिलालेख है तो वहीं संरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो पढ़ा, देखो आज हमने बिल्कुल पूरे चित्तौड़गढ़ में जो महत्वपूर्ण शिलालेख है, एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूं। 6 कुल शिलालेख हैं, कुल मिला के मेवाड़ के 17 बताए हैं, उनमें RJ09 मतलब चित्तौड़गढ़ के 6 है। 6 में से 3 किले के ऊपर के हैं। नाम एक बार पुनः दोहरा देता हूं, पहला विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, एक ही नाम है वो प्रशस्ति। दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तीसरा संमिदेश्वर प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, अब चित्तौड़ जो जिला है
उस जिले के नीचे के जो चित्तौड़ जिला शहर जो है वहां पर दो तो कोटा रोड पर है, एक उदयपुर रोड पे सीधा है। उदयपुर रोड वाला मानमोरी का है, कर्नल जेम्स स्टोर से संबंधित है, हमें याद रख लेना चाहिए सिंपली। और दो गोसुंडी और नगरी, ये दो जो शिलालेख है ये कोटा हाईवे पर है, ये याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल है। नगरी में केवल जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां मिलती है, और गोसुंडी है वहां तो प्रथम वैष्णव भागवत संप्रदाय का वैष्णव मंदिर मिला है, तो ऐसा हमें याद रखना ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए चित्तौड़ में जो शिलालेख, अभिलेख या प्रशस्तियां प्राप्त हुई है उनका वर्णन। ठीक है दोस्तों, हम अगला जो चैप्टर लेंगे उसमें उदयपुर से जो अभिलेख प्राप्त हुए वो हम पढ़ेंगे। और चित्तौड़ के जो शिलालेख हैं, देखो चित्तौड़ अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता रखता है, ऐतिहासिक विशेषता इतनी बड़ी है चित्तौड़ की, तो हमें चित्तौड़ जाना ही चाहिए। जो कवि नरेंद्र मिश्र है, मेवाड़ के आज भी राजकवि है, उनकी एक लाइनें हैं कि ना जाना मुझे गंगा सागर, ना मुझे जाना मथुरा काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो हम सब कोशिश करें, हम जब भी हो हम चित्तौड़ तरफ जाएं तो इन सब शिलालेखों को, ये जितने भी मैंने अभी स्थापत्य कला के बारे में बताए हैं, उन सबको वहां जाकर थोड़ा अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चैनल को, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे आशा है हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करें ताकि हम आप तक इतनी अच्छी जानकारी और सहजता से उपलब्ध करा पाएं। धन्यवाद।